अगर आपके पास भी ये नीली बुक लूसेंट वाला बुक है और आपसे याद नहीं हो रहा है, आपके रूम पर कितनों सालों से पड़ा हुआ होगा लेकिन आपसे ये याद नहीं हुआ अभी तक, तो हम आपको एक ऐसा सीक्रेट दे रहे हैं कि आप मात्र 45 दिन में इस लूसेंट को पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ भी लीजिएगा और रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी होगा। एक बार में आपको 50% क्वेश्चन याद होने की तो ये गारंटी है। इसको कैसे पढ़ना है, ये पूरा बुक मात्र 45 दिन में हम रिवीजन कर लें तो देखिए, ये इतना आसान नहीं है लेकिन कोशिश करिएगा तो मात्र 45 दिन में इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये लूसेंट बुक हो गया, निकालिएगा इसका इतिहास से लेकर बीबी तक, यानी टोटल 13 सब्जेक्ट हैं इसमें। बीबी जाइएगा तो टोटल इसमें सब्जेक्ट की संख्या हो जाएगा 13। तो देखिए, ये इतिहास हो गया। तो इतिहास का प्रथम टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। टॉपिक को ध्यान से देखिए, ये टॉपिक हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक, तो इसको कैसे इस टॉपिक को पढ़ें कि इसका क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, इस टॉपिक को रीडिंग देना है। रीडिंग यानी पढ़ना है और कुछ कुछ क्वेश्चन को हाईलाइट करना है। सभी क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं करिएगा, नहीं तो पूरी बुक आपको पीली दिखने लगेगी, उसके बाद पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। एक बार पढ़िएगा और मेन क्वेश्चन को हाईलाइट करिएगा। ठीक, इस टॉपिक को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम जो नोट्स देंगे, देखिए ये जो नोट्स है ये लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का ही नोट्स है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों माध्यम में टेस्ट बनाया गया है। तो ये प्रथम टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ भी देखिए बुक में है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू 4 ऑप्शन के साथ बनाया गया है, जो कि हूबहूब इसी टॉपिक का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से दिखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार जब आप इसको पढ़िएगा और कुछ कुछ टॉपिक को हाईलाइट करके इसमें टेस्ट दीजिएगा तो 50% क्वेश्चन आपको टेस्ट में ही याद हो जाएगा, और जो नहीं याद होगा उसको आप दोबारा रिवीजन करके टेस्ट दीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह टोटल यानी इतिहास से लेकर बीवी तक रिवीजन आप करते हैं हमारे बताए हुए, हम 45 दिन में टारगेट के अनुसार बताए हैं। अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत कम समय में लूसेंट किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो 45 दिन से कम ही समय में आप रिवीजन करके उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपको पहले कराते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आगे के बारे में। देखिए, जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितनों स्रोतों से प्राप्त होती है, तो 4 स्रोतों से। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर लगा दीजिएगा, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी ऐसा टेस्ट हूबहू यही टेस्ट आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन में। जब जाइएगा इजी बुक स्टडीज एप्लीकेशन में जाइएगा तो ये आपको नोट्स देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो कराया गया है, टोटल इसमें 20,000 क्वेश्चन कराया गया है। लूसेंट को इतना हल्का में मत आप लीजिए। हम जब क्वेश्चन बनाए हैं ना, तो हर टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू बनाए हैं, तो उसका 20,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया है। हम तो सोचे थे कि 10,000 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 20,000 प्लस एमसीक्यू बना है और हर टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। तो देखिए,
प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत कौन कौन है? तो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी 4 गो ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त होता है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी। तो इसमें जो है देखिए, धर्म ग्रंथ तो ठीक हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ भी ठीक है, लेकिन ये वैज्ञानिक उपकरण जो है ना, यह नहीं होगा। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक उपकरण जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, भारत का सर्व प्राचीन, इस बुक में पर देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेद। सही उत्तर वेद हो जाएगा। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो देखिए, बुक में देखिएगा, लुसेंट बुक का, इस टॉपिक को पढ़कर बस आपको इसको टेस्ट देना है, और जो जो आपको मेन क्वेश्चन लगेगा ना, वही हाईलाइट करिएगा, सब नहीं करिएगा। जो आपको देखने में लगा कि ये क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, और एक बार पढ़िएगा बुक को, केवल एक बार पढ़िएगा, उसके बाद टेस्ट दीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन गलत हुआ उसके लिए दोबारा बुक पढ़िएगा और बुक में मिलाइएगा, और फिर दोबारा अगले दिन पढ़ के इसका टेस्ट दीजिएगा। यकीन मानिए, आप मात्र 45 दिन में इस लुसेंट बुक को आप याद कर लीजिएगा, और किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो आपको रिवीजन करने में लुसेंट को टाइम नहीं लगेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या था? वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो देखिए, वेदों के संकलनकर्ता, देखिए, प्राचीन भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा वेद व्यास। महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वेद व्यास। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? अगला प्रश्न है, वेदों को भारतीय परंपरा में क्या माना जाता है? तो देखिए, बुक में दिया गया है, पढ़िएगा। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। देखिए, यानी भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें अपौरुष नहीं, अपौरुष होगा करेक्ट आंसर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या, तो देखिए बुक में दिया गया है, वेदों की संख्या 4 है। वेद 4 हैं, कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। टोटल 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। तो देखिए, आयुर्वेद जो है ये वेद नहीं है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। यानी देखिए, वेद जो होता है 4 होता है, सॉरी, वेद जो होता है 4 होता है। कौन कौन होता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही 4 वेद होता है। अगला बताइएगा, अब आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, आगे निकालिएगा तो सेम यही क्वेश्चन आपको दिख,
यानी आप सोचते होंगे कि इस टॉपिक से टोटल कितना क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस टॉपिक से टोटल 135 प्रश्न है, 135। इस 135 क्वेश्चन इस टॉपिक से केवल बनाया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से, जो कि लाइन बाय लाइन 4 ऑप्शन के साथ देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं 45 दिन में इसको रट जाइएगा, क्योंकि एक बार 2 बार आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, इसमें टेस्ट दीजिएगा तो क्या आपसे याद नहीं होगा बहुत जल्द। तो हमसे जुड़िए और 45 दिन में लुसेंट को कंप्लीट करिए। कोई भी टीचर आपको इस 13 सब्जेक्ट है, इस लुसेंट बुक में टोटल 13 सब्जेक्ट है, यानी इतिहास से लेकर बीबी तक। इतना पढ़ाने में आपको कोई टीचर साल भर लेगा और उसके बाद आप रिवीजन करिएगा तो सोचिए कितना दिन आपका टाइम मरेगा। इससे अच्छा है आप 45 दिन में इस लुसेंट को कंप्लीट कर लीजिए और किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो फिक्स है कि आप 60 से 70 क्वेश्चन करके आइएगा। ये लुसेंट खुद अपने आप में दावा करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यही नहीं है कि केवल इसी टॉपिक का हम एमसीक्यू कराए हैं, टोटल इतिहास से लेकर बीबी तक के करा चुके हैं। एप्लीकेशन पर डाला है, सब क्वेश्चन डाल दिया गया है, जो कि टोटल 20,000 एमसीक्यू है। जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज उसका एमसीक्यू डाला गया है। देखिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो देखिए यहाँ से पढ़िएगा जब ऋग्वेद के बारे में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? मंडल केवल पूछा है, तो मंडल हो जाएगा 10। और यही पूछा होता सूक्त तो सूक्त 1028 हो जाता, ऋचाएँ पूछता तो 10,462 ऋचाएँ हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछ दिया तो सूक्त 1028 हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1028 सूक्त हैं। करेक्ट आंसर 1028 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस बुक में आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्र, सही उत्तर हो जाएगा डी, होत्र कहा जाता है ऋग्वेद के मंत्रों के पाठ करने वाले ऋषि को। अगला है, गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है? 11 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौवा मंडल में तो 3रे मंडल में किसके लिए समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है 3रा मंडल। तो सही उत्तर हो जाएगा गायत्री मंत्र जो है यह 3रा मंडल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? अगला प्रश्न बताइएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? तो अभी आप पढ़े हैं 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगला प्रश्न जब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल बताइए कौन सा है? तो इस टॉपिक को आप पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन हो बहुत सारा आप देते जाइएगा। हम आपको दिखाने के लिए यह दिखा रहे हैं। देखिए ऋग्वेद का सबसे
बाड़ा 10वां मंडल है। ठीक, इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नास्दीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल पूछा है तो 10वां मंडल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 10वां मंडल। सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी सामने एकदम देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है विच इज द लार्जेस्ट मंडल ऑफ ऋग्वेद। तो सही उत्तर इसका भी क्या होगा 10th यानी 10वां मंडल। यानी आप इंग्लिश में तैयारी करते होंगे कॉम्पिटिशन, कोई इंग्लिश विषय से होगा तो आप इंग्लिश में इसका टेस्ट दे सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको सामने सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे आपका क्या होगा, जो कि हिंदी मीडियम के लोग भी होंगे उनका भी इंग्लिश कुछ मजबूत होगा, क्योंकि अभी जो चल रहा है इंग्लिश का ही ज़्यादा वैल्यू है। किसी भी देख रहे हैं, कोई भी ऐप हो चाहे कोई एग्जाम हो, इंग्लिश 2-4 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक, अगला 14 नंबर प्रश्न बताइएगा, पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? तो देखिए पुरुष सूक्त का संबंध पूछ दिया। तो पुरुष सूक्त का संबंध जो है, देखिए पढ़िएगा यहाँ से, इसमें नदी स्मृति सूक्त नदियों की प्रशंसा से है। ठीक, और पुरुष सूक्त जो है वैदिक समाज शास्त्र से संबंधित है। तो समाज शास्त्र होगा, देखिए इसमें दिया गया है समाज व्यवस्था से संबंधित है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में है? चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में है? देखिए इस क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक, देखिए नहीं, यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, चतुष्वर्णीय समाज की तुलना चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कौन सूक्त में है वर्णन इसका? तो यहाँ पर दिया गया है चतुष्वर्णीय समाज ऋग्वेद के 10वें में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त इसका करेक्ट आंसर है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरुष सूक्त है, चारों वर्ण की उत्पत्ति का स्रोत, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अधन्य शब्द का संबंध किससे है? अधन्य शब्द का संबंध बताइएगा किससे है? तो देखिए यहाँ बुक में दिया गया है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द यानी जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का संबंध गाय से है। सही उत्तर हो जाएगा, इसका संबंध क्या से है? तो गाय से है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन है ब्रह्मा, आत्मा, देवता, यज्ञ। तो इसमें देखिएगा आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, ब्राह्मण, देवता, यज्ञ का उल्लेख मिलता है और आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस तरह आपको हम इतना क्वेश्चन दिखा दिए हैं। बाकी का क्वेश्चन जो है, बाकी का क्वेश्चन इसी टॉपिक का है, इसको एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है, वहां से जाकर आप टेस्ट दे दीजिएगा। हम आपको सैंपल केवल दिखाए हैं। ये जो है ये लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज जो है 1 है, जिसमें इतिहास के 3 टॉपिक, या इतिहास निकालिएगा तो इतिहास के 3 टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रयाग ऐतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता
इस सेट में कराया गया है 3 टॉपिक को। इसी तरह सेट को आगे की तरह ले गया है जो कि टोटल 45 सेट है, और इन्हीं 45 सेट में इतिहास से लेकर बीबी तक के जितने भी टॉपिक हैं उसका निचोड़ एमसीक्यू, जैसे ये है इंग्लिश और हिंदी में, पूरा परफेक्शन के साथ आपको दिया गया है। 20,000 जो एमसीक्यू है। अब इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, डिफेंस एग्ज़ाम हो गया, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम हो गया, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस कर्मचारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि लूसेंट बुक से क्वेश्चन हूबहू 70 से 75% क्वेश्चन लड़ता है। तो क्यों ना इसको 45 दिन का टारगेट में आप याद कर लीजिए। एप्लीकेशन पर जाइए और एक बार देखिए आप लोग। ऐसे सैंपल हम आपको दिखा दिए हैं, और जो हम दिखाएं सेम वही आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होगा। जो टॉपिक पढ़िएगा उसी टॉपिक को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लाइन बाय लाइन। आगे का सेट आपको दिखा रहे हैं। देखिए टेस्ट सीरीज 1 है, ठीक। देखिए ये लूसेंट सब्जेक्टिव बुक डे 2 हो गया, जिसमें 7 नंबर टॉपिक बौद्ध धर्म से स्टार्ट किया गया है, ठीक। इसी तरह टोटल 45 सेट बनाया गया है। ये जो सेट है टोटल 45 वो है, जो कि इतिहास से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण में पारिस्थितिकी हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान हो गया, या जितने भी इस लूसेंट बुक में टॉपिक हैं, उस टॉपिक का टॉपिक वाइज निचोड़ एमसीक्यू एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है। एक बार जाकर चेक करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो क्वेश्चन हम बनाए हैं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाला स्टूडेंट आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।